कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो गणितज्ञ थे, फ्रेड होयल और लिटिलटन। इन दोनों का सिद्धांत 1939 में आया है। इन्होंने एक निबंध लिखा था, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इन लोगों ने मिलकर के एक निबंध लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, देखिए जिम्स जेम्स और जेफरीज की जो परिकल्पना थी, मुख्य रूप से जेम्स ने जो बातें कही थी, उनमें जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इन लोगों ने काम किया। पहली बात कि जेम्स की परिकल्पना के अनुसार बात ये कहा गया था कि जब अगर उस किसी साथी तारे से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है तो ग्रह फिर सूर्य से इतने दूर क्यों पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि एक सूर्य था और एक उसका कंपेनियन स्टार था। ठीक है, कंपेनियन स्टार था और दूसरा कोई था, उसका साथी तारा था जो अपने रास्ते से जा रहा था। ठीक है, तो लिटिलटन महोदय के अनुसार कंपेनियन तारे में विस्फोट हो गया, कंपेनियन तारा ही विकटित हो गया और इससे विकटित जो पदार्थ थे उन पदार्थों के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये समस्या तो सॉल्व हो जाती है कि ग्रह सूर्य से इतने दूर क्यों है। दूसरी समस्या ये रह जाती है कि जैसे जेम्स महोदय ने कहा था कि जो साथी तारा था उसी के कारण या उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि सूर्य से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है तो फिर ग्रहों की संरचना ठीक वैसी ही क्यों नहीं है जैसे सूर्य की संरचना होती है। भाई अगर सीधे सीधे सूर्य से ही बन गए होते, देखिए जैसे जैसे विद्वान अपना सिद्धांत देते जाते हैं वैसे वैसे सारी थियरीज अलग अलग होती चली जाती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर सूर्य से ही सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है तो सभी ग्रह अलग अलग संरचना वाले क्यों हैं, भारी पदार्थों के क्यों बने हुए हैं, जबकि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता है। तो होयल महोदय ने ना इस चीज को सॉल्व किया। इन्होंने कहा कि देखिए जितने भी तारे हैं वे सभी तारे हाइड्रोजन गैस के बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि तारे हाइड्रोजन गैस के बने हुए हैं और तारे क्या करते हैं कि जो विरल गैसें फैली होती हैं, ठीक है, उनके आसपास जो भी गैसें होती हैं तारे उनको अपनी ओर खींचते हैं, यानी कि अपने ग्रेविटेशन के कारण तारे उन गैसों को अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर क्या होता है, जब तारे इसको अपनी ओर खींचते हैं ना तो इसका ताप भी बढ़ता जाता है और अपने रेडिएशन को, अपने विकिरण को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इनके नाभिक में न्यूक्लियर क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं और अपने को मेंटेन बनाए रखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जला करके न्यूक्लियर क्रियाएं करते रहते हैं और खुद को मेंटेन रखते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये तारा, ठीक है, इसमें जब बहुत ज्यादा ताप हो जाता है ना तो ये तारों में विस्फोट हो जाता है, ये तारे विस्फोटित हो जाते हैं। तो होयल महोदय का कहना था कि देखिए सूर्य का जो साथी तारा था उसके साथ भी यही हुआ। उसने जो गैसें थी, विरल गैसें थी, वो उसको अपने अंदर तो वो खींच रहा था, लेकिन अपने अंदर जब वो खींच रहा था ना तो विकिरण वो रेडिएशन के माध्यम से खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब इसका ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसमें विस्फोट हो गया। अब विस्फोट हुआ कैसे? विस्फोट कुछ इस तरीके से हुआ कि तारे का जो बाहरी भाग था, ठीक है, ये केंद्र वाला छोड़ करके, ठीक है, ये वाला भाग छोड़ करके ये जो बाहरी भाग था, ये पूरा बाहरी भाग, इसमें इस तरीके से विस्फोट हो गया कि ये पूरा गैसों के रूप में हो गया। ठीक है, ये तारा गैसों के रूप में बिखर गया, इसका बाहरी भाग, और इसका जो केंद्र वाला भाग था, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल केंद्र वाला भाग, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला गया। मतलब बाहरी भागों का विस्फोट हुआ इसके बाहरी भाग में, और जो अंदर वाला केंद्रीय भाग था ये सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला गया। अब इसके बाद जो बाहरी भाग था ना, इनका घनीभवन हुआ, यानी कि जो विस्फोटित पदार्थ गैसीय अवस्था में थे इनका धीरे धीरे क्या हो गया, घनीभवन हो गया। अब घनीभवन होने के बाद यानी कि ग्रहाणु बने, न्यूक्लियस के केंद्र बने ग्रहों के,
और उन्होंने फिर क्या किया, घनीभवन होकर के सब पास पास में आए और एक दूसरे को खींच करके इकट्ठा करके इन गैसों में भारीपन आ गया। तो जब गैसों में भारीपन आ गया तो ये फिर क्या हो गए, ठंडे हो गए धीरे धीरे। इसलिए हमें सूर्य के जो पास वाले ग्रह हैं, ठीक है, और जो सूर्य के दूर वाले ग्रह हैं, तो पास वालों का ज्यादा भारीपन हुआ इनके हिसाब से और दूर वालों का कम हुआ, तो वो गैसीय अवस्था में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से यहां से होयल महोदय भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि सूर्य के जो पास वाले ग्रह हैं वो क्यों सॉलिड हैं और सूर्य से जो दूर वाले ग्रह हैं वो क्यों सॉलिड नहीं है, वो गैसीय फॉर्म में है। लेकिन होयल और लिटिलटन ने जेम्स की उस सिद्धांत को सॉल्व कर दिया और बाकी रसेल ने भी बताया था, लेकिन इन सब ने ये नहीं बता पाया था कि तारे सूर्य से इतना दूर क्यों हैं और तारों की ग्रह सूर्य से इतना दूर क्यों हैं, और यदि ग्रह जो है सूर्य से बने हुए हैं तो ग्रह अगर सूर्य से बने हैं तो वह सूर्य के समान ही संरचना वाले क्यों नहीं है। क्लियर है? यानी कि जो समस्याएं थी, दो प्रकार की समस्या थी। पहली समस्या क्या थी, फिर से एक बार सुन लीजिए। पहली समस्या जेम्स ने ये छोड़ा था कि ये बताइए कि जब ये साथी तारा आ रहा है और बीच वाले को विस्फोट कर रहा है तो जो बाकी ग्रह हैं वो कैसे इतनी दूर बने, ठीक है। तो उसको लिटिलटन महोदय ने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक। फिर दूसरी समस्या ये रह जाती है कि यदि सूर्य से ग्रह बने हैं तो उनकी संरचना सूर्य की तरह क्यों नहीं है, वो कुछ सॉलिड है, भारी है, ऐसा क्यों है। तो उसको सॉल्व किया फिर होयल महोदय ने। इन्होंने कहा कि देखिए सूर्य जो तारे होते हैं ना उनमें हाइड्रोजन गैस होता है और विरल गैसों को, जो हाइड्रोजन गैसें होती है उनको वो और अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं और विकिरण के माध्यम से, न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से अपने विकिरण को वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनका ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनके बाहरी भाग में विस्फोट हो जाता है। इन्होंने कहा कि सूर्य के साथी तारे के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। उसके बाहरी भाग में विस्फोटित हो गया उसका बाहरी भाग और केंद्रीय भाग सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला गया। तो इसलिए सूर्य और ग्रहों के बीच में इतनी दूरियां देखने को मिलती हैं और ग्रहों की जो संरचना है वो सूर्य की संरचना से भिन्न है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रश्न ये उठता है कि इनके भी सिद्धांत में कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि भाई पास वाले सॉलिड क्यों हैं, दूर वाले गैसीय क्यों हैं, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग अगले सिद्धांत में देखेंगे। इसका जो सॉल्व है, यानी कि पास वाले ग्रह भारी हैं, सॉलिड हैं, दूर वाले ग्रह गैसीय फॉर्म में हैं, ऐसा क्यों है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना, यानी कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, ऑटो श्मिड की, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छे से आप पॉज करके स्लो मोशन में करके आप नोट कर सकते हैं या 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।